ये स्टोरी अपने नाज़रीन को बताने से पहले एक सवाल है। अब आप कहेंगे यार महक कितने सवाल पूछती है। आप जब रुखसती हुई थी तो आपकी बेगम रोई थी रुखसती पे? हाँ, सब रोती हैं तकरीबन। अच्छा, मैं वैसे बहुत हल्का फुल्का रोई थी, लेकिन कोई है ऐसा जो कि बिल्कुल भी नहीं रोया और दुल्हे को खुद साथ वाली सीट पे बिठाया और गाड़ी ड्राइव की ओर चले गए। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी दुल्हन है, ये रिवायत किसने तोड़ दी? ऐसी ही दुल्हन से हम आपको मिलवा रहे हैं जो रुखसती के वक्त जज्बाती तो हुई लेकिन रोने की रिवायत को उन्होंने तोड़ दिया। वो ना सिर्फ मुस्कुराते चेहरे के साथ रुखसत हुई बल्कि दुल्हा को खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने साथ ले गई। जल्दी थी या पता नहीं क्या था। सोशल मीडिया पर हुंजा से ताल्लुक रखने वाले नौबयाता जोड़े की वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रही है। सब सराह भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया सार्फिन। अकमल अली और उनकी अहलिया सोबिया के इस अंदाज को सराहा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए खुद सोबिया और अकमल ने हमें ज्वाइन कर हमसे उनसे जानेंगे कि ये क्या पहले से सोच रखा था या सोबिया को जल्दी बहुत थी। तो ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया और अकमल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सोबिया, ये जो हम मनासिर देख रहे हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग और मैं कहती हूँ बड़े मुनफरिद है कि अच्छा एक तो जज्बाती आप हो गई लेकिन आपने रोने को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो दूसरी चीज़ ना कि गाड़ी खुद आपने ड्राइव की, ये बिल्कुल उसी टाइम आपके जहन में आया कि भाई बस बहुत हो गया, आप गाड़ी चलानी और जाना है यहाँ से, या ये पहले से सोच रखा था? किसका आइडिया था? ऐसा कुछ नहीं था। हम घर से काफी फासले पे अकमल का घर है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का। तो हम ऐसा हमारा प्लान भी नहीं था कि हम लोग मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी या फिर ऐसा कुछ होगा। मैं घर से रुखसत होके हम लोग निकल गए। घर पे जब रुखसती थी तब रोना आ रहा था, लेकिन 2.5 घंटे का रास्ता पूरा रोते रोते तो गुजारना शायद मुझसे नहीं होगा। तो फिर हम लोग जा रहे थे, अकमल ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। बीच में सनरूफ पे मुझे चढ़ाया गया शूटिंग के लिए हमारे दोस्तों ने। अच्छा, उसी मैंने नीचे देखा अकमल ड्राइव कर रहे थे। मैंने कहा अकमल भी ड्राइव करूं, तो अकमल ने कहा आज वो ड्राइव करो। वो कोई प्री प्लान नहीं था, कोई ऐसा चीज नहीं थी। फिर सारी रैंडमली एक वीडियो बन गई यानी कि कबूतरी। तो फिर हम लोगों ने ड्राइव किया। जी, ये रैंडम हुआ था, बहुत रैंडम था। अच्छा सोबिया, एक चीज़ होती है ना खवातीन, जैसे अगर मैं सोचूं ना तो मैं तो इसलिए अपनी रुखसती पे कम रही कि मेरा मेकअप इतना महंगा था तो मेकअप ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बाद में भी फ़ोटो शूट कराना होता है। तो आपके भी जहन में यही था कि बिल्कुल आंसू नहीं बहाने, मेकअप ख़राब हो जाएगा? नहीं, मुझे खुद मेकअप करना थोड़ा सा आता है, तो मैंने कहा 2.5 घंटे का रास्ता मैं कैरी भी करूं। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो हमें मेकअप से ज़्यादा इतनी लगाव नहीं होती। तो बहुत मुझे उसका फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था कि मुझे मेरा मेकअप है या फिर मेरा लहंगा है। लहंगे को मैंने ये उठाया, जाके बैठ गई ड्राइविंग सीट पे। मैंने जब वो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि नीचे से गाड़ी बहुत गलत तरीके से आ रही थी, तो वो इस वीडियो में नहीं आई। हम लोग जब वीडियो बना रहे थे, हमारे दोस्तों ने वो वीडियो एक ऐसी रैंडम नहीं, अभी तक हमारे फोटोग्राफर ने हमारी एक्चुअल पिक्चर्स नहीं भेजी। ये वायरल पता नहीं कैसे होगी, हमें 3 दिन बाद पता चला। आप पहले इस वीडियो को एंजॉय करें क्योंकि ये सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे लोग आपके साथ एंजॉय करें। अच्छा अकमल, आप ये बता दीजिएगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर एक रिवायती जो शादी होती है, शादी के बाद रुखसती होती है, दूल्हा दुल्हन गाड़ी के पीछे बैठते हैं, दुल्हन तो कुछ करना तो ज़रूर, बात करना तो जो है एक तरफ, शायद वो चेहरा भी नहीं दिखा पाती क्योंकि इतना रो रही होती है। लेकिन आपके केस के अंदर जो मामला है वो बिल्कुल ही उलट था। रिएक्शंस दोस्तों के, रिश्तेदारों के किस तरह के मिल रहे हैं आपको? दोस्तों रिश्तेदारों को पता था कि सोबिया है, काफी कॉन्फिडेंट है इन चीज़ों के मामले में, लेकिन बाहर से जो रिस्पांस मिला वो नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। कुछ लोग भी बहुत अच्छे से रहे थे, कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव जो थे वो उनके लिए ठीक था कि हमारी तरफ से हमने रैंडम किया था, हमें नहीं था पता वायरल हो जाएगा। अगर हम ये सोचते कि अच्छा ये वायरल होना है, तो मैं भी कोशिश करती कि मैं थोड़े से आंसू लेकर आती, कहीं से प्याज ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो गया। तो इट वाज गुड, सही था, अच्छा था। अच्छा, मैं सुबह ये चाहूंगी कि मैं अकमल से भी बात करूं क्योंकि वो बड़े खामोश मुझे लग रहे हैं। अकमल, आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं? आप पूरा हक दे रहे हैं बेगम को बोलने का कि बाद में रहना तो बेगम के साथ ही है। आपने हथियार डाल दिए लगता है शुरू से ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हक तो शुरू के दिन से था। जब निकाह हुई उसके बाद तो हक तो आपको पता है।
टोटली जाता है बेगम को। कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को समझते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है कि आज आप लोगों के साथ हैं। सही। और माशाल्लाह वो कहते हैं ना अल्लाह जिससे इज्जत दे। अच्छा अकमल, जैसे सोबिया ने जिक्र किया ना कि वो उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, खेल से वाबस्ता है वो, तो वो जो लड़कियां खेल से वाबस्ता होती है ना वैसे ही कोई अपने मेकअप की तरह वो नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं कि आप भी खेल से ही वाबस्ता हैं? मेरा खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा तो फिर ये शादी कैसे होगी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? इट्स लव मैरिज। अच्छा चले फिर हम स्टोरी भी सुन लेते हैं, कहाँ मिले थे, और क्या कोई आप कोई सोबिया जो है उन्होंने इनवाइट किया था, कोई कुछ आप कोई इवेंट वगैरह देखने गए थे? नहीं, ये एक मेरे दोस्त हैं, उसने मुझे कहा कि मतलब मैं इस्लामाबाद से आया था अभी गिलगित, तो मेरे दोस्त ने कहा मैं आपको गिलगित से मिलाता हूँ। मैंने कहा ओके श्योर। तो उसने कहा कि उसकी थिंकिंग इस्लामाबाद जैसे हमारी खवातीन है इस्लामाबाद के, कहा कि ब्रॉड माइंडेड है। मैंने कहा ओके। उसके बाद उसने कहा कि ये वो चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, चीज़ें एंटरप्रेन्योर सॉरी। तो मैंने कहा यार आई वुड लव टू मीट हर ना। तो जब मैं सोबिया से मिला कैफेटेरिया में यूनिवर्सिटी के, तो शी वाज लाइक ब्रो टाइप ना, क्योंकि शी इज अ ताइक्वांडो प्लेयर, तो टॉम बॉय थी। तो मैंने कहा ओके शी इज गुड। तो बस फिर दोस्ती में हम आ गए। दोस्ती के बाद हम लोग आ गए पार्टनरशिप में। यूनिवर्सिटी खत्म, फिर हम पार्टनर्स हो गए। फिर मैंने ऑफर दिया सोबिया को, लाइक टू मैरी मी। सही। अच्छा सोबिया हंसी जी। अच्छा सोबिया ये बताइएगा, अमूमन एक ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आप हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ के लोग काफ़ी जो है कंजर्वेटिव होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं। ये तासुर जो है आपने उसको ज़ायल कर दिया पूरी तरह से। क्या कहना चाहेंगी? आपका जो एरिया है यकीनन वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग अब रहते हैं, वो जो एक रिवायत थी या वो तरीक़ाकार जो था वो शायद तब्दील हो चुका है, लोग मॉडर्न हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। मैं गिलगित की हूँ, एक्चुअली मैं गिलगित का शहर है दनियोर, वहाँ की हूँ। अकमल हुंजा के हैं। तो गिलगित और हुंजा में ये है कि काफ़ी हद तक बहुत फ़र्क है। गिलगित के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग होते हैं। हुंजा के अंदर एक ही तरह के लोग, एक दूसरे के रिश्तेदार और रिलेटिव्स, ऐसा एक माहौल, फैमिली सिस्टम, एक तरह से खानदान का सिस्टम है वहाँ पर। जी। गिलगित में रहते हुए, जहाँ मैं बड़ी गिलगित में हुई हूँ, ब्रॉड माइंडेड, आपको पता होगा कि लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ब्रॉड माइंडेड इसीलिए है कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग घूमे फिरे हैं, अपने बच्चों को भेजा है यहाँ पे। तालीम यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन जो आला तालीम हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए फिर हम लोग ब्रॉड भेजते हैं अपने बच्चों को, या फिर शहरों में भेजते हैं। वहाँ से आते हैं, पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं यहाँ के बच्चे। सही। वहाँ पे जो सेक्टेरियन इश्यूज हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी चीज़ें शायद यहाँ के बदलू में नहीं, इसीलिए ब्रॉड माइंडेड बोला जाता है। सच कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से इनको अलग जाना जाए। तो अच्छा लगा मुझे गिलगित से यहाँ आके। इस्लामाबाद पिंडी की तरह का हमारे ये एक एरिया है, ट्विंस हम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट है। गिलगित एक डिस्ट्रिक्ट है, हुंजा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम गिलगित से हुंजा आए हैं। सही, ठीक। तो ये हम ये समझेंगे गिलगित से हुंजा जो है वो अपनी शादी के बाद वो घूमने फिरने जाते हैं ना, न्यो ब्याता जोड़ा जैसे जा रहा है हनीमून पे, तो हम ये वो समझे या आगे का कोई और प्लान है? ये हमारा हनीमून पीरियड ही चल रहा है वैसे। यहाँ पे मैं भी ज्यादा नहीं घूमी, हुंजा में, गुजाल में तो मैं ज्यादा नहीं घूमी। हम लोग यहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीक हमारे कुछ और प्लान्स हैं, तो हम मूव कर रहे हैं। अच्छा अकमल भाई, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि जब इस तरह कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो हम मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर जाकर उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं। आपने भी ज़रूर पढ़े होंगे। किस तरह के कमेंट्स सुनने को आ रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स जो कि आम आवाम की जानिब से आपको मिल रहे हैं इस वीडियो पर? कमेंट था कौन सा जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो? कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, कुछ पढ़े मैंने, कुछ मैंने छोड़ दी। मेरे दोस्तों ने मुझे लोगों के पोस्ट के अंदर देख की, तो मैंने कमेंट्स देखे, कुछ
ये लोगों पर डिपेंड करता है, उनके थिंकिंग पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ अच्छे कमेंट्स आए, कुछ बुरे भी आए, ये नहीं कि हम कहें यार बुरे क्यों आए। अच्छे कमेंट्स के बारे में बताएं कि सबसे अच्छा कमेंट्स आपको कौन सा लगा, सबसे जो इंटरेस्टिंग, दिलचस्प हो? सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि दुल्हन दुल्हे को ले गई वाला डायलॉग था, मुझे याद नहीं है, मतलब दुल्हन दुल्हे को ही ले गई। अच्छा अच्छा, और सबसे ज्यादा कोई बुरा ऐसा कि जो लगा हो कि अच्छा यार अभी भी हमारी आवाम को कुछ सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है? हया की बात की उन लोगों ने कि कहा कि यार मतलब हया में ये हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक घूंघट में बुरके की तरह, बुरके जैसे घूंघट था, तो उसमें क्या हया था। चलो कहे कि हम लोग शॉर्ट्स पहने थे, स्लीवलेस पहना था, कुछ नहीं, घूंघट था तो बिल्कुल। और वो वीडियो में भी हम देख सकते हैं ना, वो वीडियो में भी हम देख सकते हैं। सॉरी, मैंने कहा और वो मनाजिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक प्रॉपर ड्रेसअप थी, जो हमारा एक कल्चर है, हमारी रिवायत है, फैमिली के साथ थे, अपने घर के लोगों के साथ थे। जी, वही बात ना, जब उन लोगों ने बात की हया, वैसे तो बड़ी हयादार बनती है, यहाँ पे गाड़ी पे चढ़ी, मैंने कहा कि वैसे भी मैं वैसी हूँ, यहाँ पे भी मैं वैसी हूँ, तो इसमें हया की कौन सी बात है। बुर्का पहना हुआ पूरा ऊपर से नीचे तक, तो वो चीज थोड़ी सी पिंच करी थी उस बात में। बाकी सब ठीक था, सबकी अपनी राय होती है, तो हमने अप्रिशिएट किया। मैंने मना भी किया अकबर को, मैंने कहा कि कमेंट्स मत पढ़ा करो। चलें छोड़ें इन बातों को, छोड़ें, नेगेटिव कमेंट्स की हम बात ही नहीं करेंगे। सोबिया ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आपकी फील्ड है ताइक्वांडो, उसके बारे में ज़रा बताएं, किस तरह से आपने स्टार्ट किया और इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या मैचेस हैं, क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं इस स्पोर्ट्स के अंदर? मेरा ताइक्वांडो के अंदर काफ़ी टाइम से है, लेकिन 2018 के बाद में ताइक्वांडो के अंदर थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डेजिग्नेशन कि मैं गिलगित बल्तिस्तान ताइक्वांडो वुमेन यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। पूरे गिलगित बल्तिस्तान मेरे पास है। अभी हम लोग तैयारी करें जीवन के लिए, 40 कंट्रीज से प्लेयर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारी खुशनसीबी भी है कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं 40 कंट्रीज से। अभी इस टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कैंप पे लगा हुआ है। विदिन अ वीक मैं भी जा रही हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि इस दफ़ा हमारी जो टीम है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। गिलगित बल्तिस्तान 2018 से गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे, मेडल्स बहुत सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो ये है। इसके अलावा वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, मैं रकमल साथ में। सही। अच्छा सोबिया, ये तो आप जैसे आपने पहले भी बताया ना कि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को समझ इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, लेकिन अकमल आप मुझे बताएं हुंजा में अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम खुद भी स्टोरीज़ अपने प्लेटफॉर्म से बड़ी चलाते हैं, बताते हैं लोगों को कि किस तरह से वहाँ की ख़वातीन बाहर निकलती हैं और उन ख़वातीन को मोटिवेट कर रही होती हैं जिनको शहर में रहते हुए, जैसे लाहौर, ये कराची, इस्लामाबाद जैसी जगहों पर भी रहते हुए इजाज़त नहीं होती खेल के मैदानों में या फिर अपने लिए कुछ करने की। वहाँ पर ख़वातीन का रुझान अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद काम करें, खुद कमाएं। इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद घर का सबसे छोटा मतलब बेटा हूँ, भाई हूँ। तो मेरे 6 बहनें हैं। तो मेरे वालिद ने मेरी बहनों को एक स्पोर्ट्स पर्सन और उनको सेल्फ डिफेंस मेरे वालिद ने खुद सिखाया मेरी बहनों को। आज मेरी बहन पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेजर सर्व कर रही है। तो इसी तरह हम लोग ख़वातीन को, मैं अपनी बहनों की मिसाल दे दूँ आपको। उनका तो सब सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए। हुंजा के अवाम ये है कि अयाशियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन में बेचने को तैयार होता है। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। पॉजिटिव लेने की सोच है और एक्ट है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा चलें आपकी शादी पे ज़रा वापस आते हैं। और सोबी, आपने देखा कि कुछ क्लिप्स हैं जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत रस्में हैं जो कि सेलिब्रेट की जा रही हैं, डांस किए जा रहे हैं। शादी के हवाले से बताइएगा कि आपके यहाँ, आपके कल्चर के अंदर क्या क्या रस्में होती हैं, किस तरह से ये शादी की खुशियाँ इनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्या ख़ास रसूमात होती हैं जो कि लाजमी होती हैं हर शादी में? रस्में हमारी थोड़ी सी डिफरेंट थी, अकबर लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम लोगों ने कंबाइन करके दोनों रस्में डाल दी थी। अच्छा। इसीलिए हमारी शादी हम खुद भी इंजॉय कर रहे थे अपनी शादी को।
तो ये था कि मैं भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल थी, मुझ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अकमल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से दोनों रस्में साथ साथ चलाई। इनके यहाँ से परगविंदक नाम की चीज़ होती है, जब ये लोग रस्म होती है तो ये हार पहनाने आते हैं इनके घर वाले और वाइट दुपट्टा पहनाते हैं, और वो उसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं। गिलगित की जो आवाम है, पूरे पाकिस्तान हम हर जगह में उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। हुंजा के अंदर फिर गुजाल आता है, गुजाल के लोग फिर परगविंदक बोलते थे। वो वाली रस्म पहले हुई, उसके बाद हमारी मेहंदी के दोपहर को, रात को मेहंदी होती है, दोपहर को फिर हम लोग सारे गाँव वालों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं। तकरीबन देगें पकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी देगें पकती हैं, वो रस्म होती है। फिर शाम को मेहंदी की रस्म, हमारे घर मेहंदी, अकमल के घर मेहंदी, इनके घर फिर एक और रस्म होती है सीख नाम की, जब लड़के को जैसे मायू बिठाते हैं लड़की को पंजाब में, इसी तरह लड़के के घर भी बेडशीट नाम की चीज होती है, लड़के भी मायू बैठते हैं यानी वहाँ पर। अच्छा, वैसे पंजाब में भी मैंने सुना है कि मायू पे बैठते लड़के। शादी जिस दिन शादी होती है ना, शादी से पहले एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये करते हैं कि दूल्हे को उसके प्रॉपर ड्रेसिंग में, जो शादी के दिन वो पहनने वाला है, ड्रेस पहनाते हैं, थोड़ा सा दूध डालते हैं ऊपर। तो बस दुल्हे को घर से निकाल के, मतलब दुल्हन को लाने की जो तैयारियां होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद मेहंदी के नेक्स्ट डे पर निकाह के दिन ही हमारे यहाँ पर रुखसती होती है, जो गुजाल है और भुंजा है। इसमें ये एक जैसे डाउन कंट्रीज होती हैं, हम यहाँ के नॉर्दर्न एरिया, फिर इस्लामाबाद का राज्य को डाउन सिटीज बोलते हैं। तो वहाँ पे निकाह पहले होती है, फिर कुछ टाइम बाद लोग रुखसती करते हैं। हमारे यहाँ पे यही होता है कि जिस दिन निकाह हुई उसी दिन रुखसत होना पड़ता है। सही। तो काफी देर भी हो गई थी इनको यहाँ से आते हुए, फिर वहाँ से निकलते हुए मुझे बहुत सबसे मिलना भी नहीं हुआ, शायद इसीलिए मुझे रोना भी कम आया। तो ये बड़ी फेमस होगी कि दुल्हन मैं ये चीज पूछना चाह रही थी कि ये रोना धोना ना होना, कि ये भी एक रिवायत का ही हिस्सा। हाँ, ये भी वहाँ की रिवायत का एक हिस्सा ही है कि अच्छा रोना नहीं है। नहीं, रिवायत का कोई हिस्सा नहीं है। मैं मिली नहीं थी सबसे, जो मेरी गाड़ी के पास लोग थे सिर्फ उन्हीं से मिली थी, क्योंकि हम लोगों को काफी देर हो गई थी आते हुए। तो यहाँ से कॉल्स आ रही थी कि लेट हो गया है, आप लोग जल्दी आ जाएं, फिर रात को सफर करना मुनासिब नहीं होता दूल्हा दुल्हन के लिए, तो इसीलिए फिर हमें निकलना पड़ा। तो मेरे लिए एक पिकनिक की तरह का हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि चीज़ें भी खुद मैनेज करना था, और निकाह के ड्रेस के बाद ही आधा घंटे का कोई टाइम था, तब मैंने रुखसती के लिए चेंज करना था, फिर निकलना था, इसीलिए वो एक पिकनिक टाइप था। बस रोना नहीं आया तो नहीं आया, बस नहीं आया तो भाई नहीं आया। अच्छा अकमल, ये बताएगा कि आपकी जो बेगम है ताइक्वांडो मास्टर हैं, अब ज़रा थोड़ा सा बच के रहना पड़ता होगा, डर तो नहीं लगता कि कुछ 19-20 हो गया तो यो? बचना तो खैर वो तो हम बचेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये अच्छी पॉजिटिव बात है इसमें कि इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो समझती है चीज़ों को। जब हम दोनों की कोई बात, मतलब गलती होती है हम दोनों की, हम 15 मिनट्स आई गेस 14 to 15 मिनट्स हम लोग चुप बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, हंस के बोलते हैं हमारी शादी हुई है, बस उसके बाद दोस्ती। ये बड़ा अच्छा तरीका है वैसे, है ना, कि आप खामोश हो जाएं और फिर हाँ, बिल्कुल, और आप बहस ना करें। 14 to 15 मिनट खामोश बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब गौर से देखते हैं, मान लेते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सॉरी बोलना पड़ता है चाहे गलती हो ना हो, आपको तो पता है नवीद भाई। ठीक, तो अकमल आप क्या मैसेज देंगे उन तमाम लोगों को, या स्पेशली वो कपल जिनकी अभी भी शादी हुई है, ये शादी होने जा रही है, ये शादी को अरसा गुजर गया लेकिन लड़ते ही रहते हैं, कि वो आपकी तरह पॉजिटिव सोचें, 14 या 15 मिनट खामोश चलें, चले 16 मिनट भी खामोश रह सकते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करनी। बस उसके लिए ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होता है। जब आप और आपकी मिसेज लॉयल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लॉयल है कि नहीं है। अगर लॉयल है तो जितनी भी बड़ी लड़ाई हो एक सॉरी से ख़त्म हो जाता है। तो एक दूसरे में ट्रस्ट लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि हम पिछले 3 साल हम लोग दोस्त थे, तो हम लोग समझते हैं एक दूसरे को, ट्रस्ट लेवल हमारा उस
बिल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया कि हम एक दूसरे को समझ के, हमें पता है, मुझे पता है कि सोबिया क्या है और सोबिया को पता है कि मेरी कमज़ोरी क्या है। तो अगर सोबिया की गलती होती तो मैं उसकी कमज़ोरी पकड़ के बोलता यार सॉरी यार बस हो गया, रफा दफा। ठीक। अच्छा, अब नई नई शादी है सोबिया अकमल, आप दोनों से सवाल है कि आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, ज़िंदगी को किस तरह से आगे ले जाने के लिए सोचा है? ज़ाहिर है आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं सोबिया, और इसके अलावा आप दोनों का एक कंबाइंड बिजनेस भी है, सॉफ्टवेयर हाउस आप लोग चला रहे हैं, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है, ज़िंदगी में क्या करना है आगे? एक्चुअली हमारी एजेस भी इतनी नहीं है, वी आर 25 और हमारे घर वालों 25 और 26 के बीच में हम चल रहे हैं। तो हमारे घर वालों को अभी नहीं था कि जल्दी शादी करने का। अगर हमने कर ली है तो अभी बस करियर पे फोकस करना है, क्योंकि हम दोनों का यही है कि करियर को कुछ टाइम देना है, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी फील्ड में अच्छा काम करेंगे, बस यही है। सही, ठीक। सोबिया और अकमल, बेहद शुक्रिया आप दोनों का वक्त गुफ्तगू करने के लिए। और ये एक प्लान नहीं था कोई ऐसी वीडियो बनाने का या खुद गाड़ी चलाने का, लेकिन हो जाता है, और जब हो जाता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। बचपन से अब तक हम एक ही पैगाम सुनते आए हैं कि तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तालीम हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े कर गुजरें, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करें और ख़ुद को तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि जिस शख्स के पास कोई हुनर नहीं होता, कुछ और नहीं होता, अगर उसके पास तालीम है तो वो कभी भी नाकाम नहीं होता। और क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई भी बच्चा 1 रुपया यौमिया पर तालीम हासिल कर रहा है? बड़ी हैरानगी वाली बात है कि 1 रुपया आप देते हैं और रोज़ाना का आपने 1 रुपया देना है और आपने तालीम हासिल करनी है। आज हम आपको ऐसे स्कूल में लेके जाएंगे जहां बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए 2 बहनें मैदान में आई हैं। कराची का ये इलाका इब्राहिम हैदरी समंदरी खुराक की सनत से जुड़े माहिगिरों पर मुश्तमिल है, और जैसा हम देख भी सकते हैं, सिचुएशन भी हमारी आंखों के सामने कि यहाँ पर तालीम जैसी बुनियादी सहूलत जो है वो बच्चों को नहीं मिलती है। शायद जो सूबाई हुकूमत है उसकी नज़र से ये इलाका ओझल है, या फिर शायद उनकी आंखों के सामने है और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इस बस्ती में रहने वाली 2 बहनों ने यहाँ एक ऐसा स्कूल कायम किया है जो 30 रुपये महीना फीस में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है। बिल्कुल, आज के दौर में जब महंगी महंगी फ़ीसें भरनी पड़ती हैं, वालिदैन परेशान रहते हैं कि शायद उनके पास खाने को पैसे ना हो, लेकिन स्कूल की फ़ीसें भरना लाजमी है। ऐसे में इब्राहिम हैदरी का ये इलाका जहाँ बच्चे और वालिदैन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे में हबीबा सुलेमान और यास्मीन खातून हैं जिन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया। ये सफ़र कब से शुरू हुआ, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हबीबा सुलेमान। उनसे बात कर लेते हैं। हबीबा, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। और आपका ये जो सफ़र है, आपकी ये जो काविश है, इसके लिए हम आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बता दीजिएगा कि कब से ये सिलसिला आपने शुरू किया, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, हमारे पास 60 बच्चे हैं। मैंने पहले मेरे शौहर सुलेमान जो वो शुरू किया उसने बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, यानी कि 7-8 महीने बाद उसका इंतकाल हो गया। तब मैं उसके इंतकाल के बाद बच्चे दरबदर हो रहे थे, तो मैंने सोचा दोनों बहनें मिलके हम लोग इसी बच्चों को अगर छोड़ देंगे इस तरह, ये लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकेगा, ऐसे जाहिल कचरा उठाते रहेंगे, गुटखा खाते रहेंगे। यहाँ के लोग तो वैसे भी गुटखा खाने में बहुत माहिर है, तो पूरा दिन कचरे में गुटखा खाने में इस तरह घूमता रहता है गलियों में। तो हम दोनों बहनों ने बोला, वैसे भी हमारे शौहर सुलेमान जो वो बच्चों को पढ़ाने की बहुत कोशिश करते थे, पढ़ाते थे, अब वो नहीं रहे तो हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हम लोगों ने इनकी माओ से बोला दोबारा। जी, यानी जो आपके शौहर का वो था सफ़र, उसको आप आगे लेके गई हैं, और ये बड़ी एक हिम्मत और चैलेंजिंग वाली बात है। मैं चाहूँगी आप अपनी बात को जारी रखते हुए प्लीज़ साथ में उन मुश्किलात का भी जिक्र कीजिएगा जो कि आपने फेस की हैं। जी, हमारे शौहर के इंतकाल, फिर मैंने बच्चों की माओ को वो बुला के बोला कि हमारे पास बच्चे दे दे पढ़ाने के लिए, जो पहले हमारे शौहर के पास पढ़ते थे वो। तो उन्होंने कहा हमारे पास फ़ीस नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा बस आप ऐसा करें कि जैसे कि दिन में 1 रुपया जमा करते ना, इस तरह करके महीने के 30 रुपये दे दीजिए, फिर भी बच्चों को हमारे पास दीजिए पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे कुछ पढ़े, बच्चों का काम आए, बच्चे सही रहे। तो उनके माँ ने बोला चलो ठीक है, माँ ने भी साथ दिया, बच्चों को दिया हमारे पास। फिर बच्चों को हम लोगों दोनों बहनों ने पढ़ाना शुरू कर दिया।
अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत तकलीफ। जी जी हबीबा, ये बताइएगा कि आप जिस एरिया के अंदर रहती हैं, यकीनन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत छोटी एज में मजदूरी करने लग जाते हैं, कमा कर घर पे देते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है, उनकी फैमिली को सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसे में जो लोग थे, जो आपके इलाके के लोग हैं, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स कैसा था? कितनी सपोर्ट आपको मिली इस कदम को उठाने के लिए? यहाँ के लोग तो वैसे देना नहीं चाहते थे, कहते हमारे पास खाने को नहीं। यहाँ के लोगों को तो 3 टाइम का खाना तो बिल्कुल नहीं मिलता, कभी 2 टाइम का, कभी 1 टाइम का, इस तरह खाते रहते हैं। ये यहाँ के लोग कहते हैं हमारे पास खाने को पैसे नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे, किताबें कॉपी ये कहाँ से खर्चा लेकर आएंगे। हमने कहा बस 3 कॉपी दे दीजिए, ये लोग कुछ सीखे। और हम लोगों ने इन लोगों से राइटिंग बुक मंगवाया, हम लोगों ने दिए राइटिंग बुक। तो हमने कहा इनका हाथ सीधा हो जाए, इन लोगों को लिखना आ जाए बस। तो आगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये हिम्मत करके हम लोगों ने ये बोला, ये मेरा घर है, पहले मेरा शौहर और मैं यहीं रहते थे। अच्छा। जब मेरा शौहर का इंतकाल हो गया तो मैं अपने माँ के घर चली गई और मेरे अपने घर को ही मैंने स्कूल बना दिया। मैंने कहा बच्चे यहाँ पढ़े। लोगों ने तो कहा ये किराए पे दे दे मकान, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे किराया नहीं चाहिए। मेरा शौहर का जो सपना है मुझे वो पूरा करना है, मैं वो पूरा करूँगी। तो मैंने ये बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे शौहर जो पढ़ाते थे पहले स्कूल में पढ़ाते थे, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद वो स्कूल लोगों ने कहा ये बंद करा दो, अब कौन चलाएगा, इस तरह बोल के बंद करा दिया। बच्चे दरबदर हो गए, फिर मैंने अपने घर को ही स्कूल बना दिया। सही। अच्छा, यहाँ के बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे। हबीबा, आप बता भी रही है ना कि तकरीबन लगभग 60 बच्चे आपके पास, और रोज़ाना का अगर हम ये कहें कि 1 रुपया वो यौमिया देते हैं अपनी तालीम के सफ़र को जारी रखने के लिए, तो महीने के 30 हो गए। मुझे ये बताएं कि आप अपना गुजर बसर कैसे करती हैं? क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि इन बच्चों के वालिदैन तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो कॉपी पेंसिल के पैसे नहीं है, हम बच्चों को राइटिंग बुक्स कैसे लेके दें। यकीनन कुछ बच्चों का ख़र्चा आप खुद भी बर्दाश्त करती होंगी, तो ये आपका गुजर बसर और आपका सफ़र कैसे चलता है? जी, वो मेरा भाई है अम्मी के घर में, वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। मेरे खुद के 5 बच्चे हैं, तो मेरा भाई, मैंने जॉब करने के लिए कहा था, मेरे माँ बाप ने बोला नहीं जॉब नहीं करो। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूँगी, लेकिन स्कूल तो शुरू करने दे मुझे, ताकि मेरा शौहर का जो सपना वो पूरा हो सके। तो कहीं जाऊँगी नहीं। तो मेरे माँ बाप ने कहा चलो ठीक है, ये तुम्हारा जो घर है उसको तुम स्कूल बना लो, सपोर्ट करने वाले हम लोग हैं। तो मेरे भाई जो है ना वो फैसल, वो हमें बहुत साथ देते हैं। वो यानी कि वो हमारा खर्चा भी उठाते हैं, खाना आना हम लोग सब घर अम्मी के घर से ही खाते हैं, सारे खर्चे यानी कि खर्चात वही उठाते हैं। और स्कूल के लिए जो मसला होता है वो उसमें भी साथ देते हैं। सही सही, यानी भाई आपका बाजू बन के खड़ा हुआ है। अच्छा हबीबा, मुझे एक और चीज़ बताएंगे, बच्चे यकीनन ये जो आपने शमा एक रोशन की है ना, इससे ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ रोशन हो जाएंगी। 60 बच्चे आपके पास हैं और यकीनन ये सफ़र तो आगे इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेगा। अब कुछ बच्चे जब आप उनसे पूछती होंगी कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आगे, तो यकीनन वो आपको बताते होंगे कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मज़ीद इनकी तालीम को आगे ले जाने के लिए आपने कोई प्लान बनाया? जी, मैंने तो बहुत सारे लोगों से तो मैंने कांटेक्ट किए। अच्छा। लेकिन आते हैं कुछ करते नहीं हैं, बस देख के चले जाते हैं, हाँ करेंगे ये बोल के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। फिर भी मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ज़रूर करेगा, कोई ना कोई ऐसा आएगा जो करके देगा। हबीबा, बच्चों में कितना शौक देखती हैं आप? जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं उनको कितना शौक है पढ़ने का और आगे अपना कुछ नाम पैदा करने का, किसी ख़ास फील्ड में जाने के हवाले से किस तरफ रुझान ज़्यादा है बच्चों का? बच्चों को बहुत शौक है पढ़ने का। बच्चे तो कहते हैं मिस मैं टीचर बनूंगी, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगी। और तो मैंने हमारी ये स्कूल आप लोग शायद देख रहे होंगे कि छत नहीं है, बिजली का मसला, पानी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ भी सहूलत नहीं है, पैसे नहीं है। तो धूप इतनी होती है, जब 10, 11, 12 बजे इतनी धूप तेज़ होती है बच्चों को, कभी हम यहाँ लेकर आते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है बारिश की वजह से। सही। किताबें नहीं है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, यूनिफॉर्म नहीं है, शूज़ नहीं है, बच्चों के पास कुछ भी सहूलत नहीं है। फिर भी बच्चे शौक़ से आते हैं, पढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं हमें पढ़ना है, टीचर आप हमें पढ़ाएं, हम पढ़ेंगे, किसी भी हालत में पढ़ेंगे। हमें ऐसे कि इतनी बारिश हुई थी तब भी हम लोगों ने
हल्के हल्के बारिश में तो पड़ा है, लेकिन तेज़ बारिश में नहीं पड़ा सकता कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर चीज़ गीला हो जाती है। सही। अबीबा, लास्ट में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आप बता रही हैं कि बच्चों को शौक़ है पढ़ने का, लेकिन यकीनन कभी कोई ऐसा जिससे आपने कहा हो कि हम चाहते हैं कि आप हमारा बाजू बन के खड़े हों, आप हमारी मदद करें ताकि हम इन बच्चों के लिए चीज़ों को आगे लेके जाएं, कभी कोई ऐसी ऑफ़र आपके पास आई हो या आपने ख़ुद कांटेक्ट किया हो, जैसे आप पहले बता भी रही थी? जी, मैंने कांटेक्ट की है, ऑफ़र कोई नहीं आया। वैसे खुद की तरफ से तो आए थे, लेकिन वो लोग जैसे कि वीडियो भर के चले गए, कुछ भी नहीं किया। एक दफ़ा रिलाइफ वाले आए थे, उन लोगों ने बस वीडियो भरे और बच्चों के लिए कुछ पुराने कपड़े दिए। और मैं जब शुरू मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था तब आया था, तो मेरे हाथ पे 5000 तमके चले गए। उसके बाद और आया ही नहीं, कुछ काम भी नहीं किया। सही। इस तरह बस आते ही चले जाते हैं, बस लफ्ज़ी बातें होती हैं और अमलन कुछ नहीं होता। हबीबा, आप जो काम आप कर रही हैं ये बहुत अच्छा और नए काम है, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। और ये 60 बच्चे, ये 60 घर हैं, सिर्फ ये 60 बच्चे नहीं हैं, ये 60 घर हैं जिनके मुस्तकबिल को आप संवारने की कोशिश करिए। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सेहत कभी थोड़ी सी डावाडोल हो जाए ना तो माँ बाप फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों की सेहत की बात कर लेते हैं। अक्सर घरों में हमने देखा है बड़ों को ये सुनते हुए कि बच्चा मोटा होना चाहिए, मोटा ताज़ा बच्चा होगा तो पता चलेगा अच्छा हेल्दी बच्चा है, खाता पीता अगर बच्चा हमें नज़र आएगा तो पता चलेगा कि ये खाते पीते घर से इसका ताल्लुक़ है। यानी मोटापे को गोया खाने पीने वाले घर से निशानदेही उसकी कर दी जाती है कि अच्छा अगर बच्चा मोटा है, खा रहा है, हर वक्त मुँह चल रहा है तो इसका मतलब खाते पीते घर से इसका ताल्लुक़ है। और ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चा दुबला है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अगर वो दुबला है तो कहा जाता है शायद इसको खाने को नहीं मिलता, माँ उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही है। क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च हुई है और इस रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चों की जो भरपूर नींद है वो उन्हें मोटापे से बचाती है। अमरीकी साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि लंबी और भरपूर जो नींद है, ये नींद लेने वाले बच्चों के लिए बाद की उम्र में मोटापे का जो खतरा है ये भी कम हो जाता है। तो बच्चों को कितनी नींद लेनी चाहिए और नींद कितनी ज़रूरी है, मोटापे के क्या रीजंस हो सकते हैं, मोटापा बीमारी है या फिर सेहत है, इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनोखी खानम और आप डायरेक्टर हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब टॉपिक तो आपने सुन लिया, बच्चे मोटे ताज़े हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अगर बच्चा एक्टिव जितना मर्जी हो लेकिन दुबला है तो कहा जाता है कि माँ जी खाने को नहीं दे रही, ऐसा क्यों है? और नींद के हवाले से भी ज़रा बताएं कि कितनी नींद बच्चों को लेना ज़रूरी होती है? तो हमारी जो मुल्क है ना, नॉट जस्ट हमारी मुल्क, साउथ ईस्ट एशिया में यही हो रहा है ना कि खिलाते जाओ। और मेरे पास बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया ना, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। एक दफ़ा जुड़वे आए थे, माँ ने बोला है कि पतले वाला दिखा रही थी, उसने बोला ये कमज़ोर है कमज़ोर है कमज़ोर। और मैंने बोला कमज़ोर और कमज़ोर मत बोलना, ठीक है, पतला है तो पतला बोलो, ठीक है। और इसका भाई था बहुत गोलू था। तो मैंने बोला था कि आपके जो आप बोल रही कमज़ोर बच्चा है ना वो परफेक्ट है, इसकी वेट परफेक्ट है। आपके जो ये गोलू बच्चे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं बहुत हेल्दी है, ये सिवियरली ओवरवेट है एंड दिस हैज़ कॉन्सिक्वेंस। तो मैं हर वक्त रेकमेंड करती हूँ वेल चेक्स करने के लिए ना, आपको आना चाहिए रूटीन वेल चेक्स। उस पर हम बच्चे को कर्व्स पर प्लॉट करते हैं। तो आप सिर्फ वज़न लेकर नहीं बता सकते कि बच्चा ओवरवेट है, आपको कद भी देखना होता है। दोनों BMI होती है जो हम मेजर करते हैं और देखते हैं अगर बच्चे बेस्ड ऑन इसकी कद की ऊपर इसकी वज़न ठीक है या नहीं। तो अगर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और एक लंबा सा बच्चा है, इनकी वेट एक ही उम्र की है मगर इनकी वेट फ़र्क हो गई, ठीक है। और हेल्दी वेट, अगर बड़ा बच्चा के वेट छोटा बच्चा को हो तो वो छोटा बच्चा ना मोटा हो जाता है, ठीक है। मोटापन की जेनेटिक्स भी होती है, ठीक है, हमें समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें ना एक एक करके, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं ना। तो जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन होती है, ठीक है। तो हमने जीन्स डिस्कवर किए हैं कि उस पर के अगर आपके पास ये जीन्स है तो आप वज़न ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। मगर इसका मतलब नहीं है हम बैठकर बोले मेरे तो ख़ानदान में मोटापन है इसलिए हम मोटे हैं, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। जीन्स का मतलब है मोटापा जेनेटिकली नहीं होता है। नहीं, मोटापा जेनेटिकली होता है, मगर अगर आप अपने बच्चे की
सोने की वक्त सही से करते हैं, खाने के वक्त सही से करते हैं और हेल्दी मील्स देते हैं ना, तो आपका बच्चा मोटा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, अक्सर क्या माओ को हमने देखा ये जंक फूड पे ज्यादा फोकस होता है। अच्छा बच्चा कुछ नहीं खा रहा, फलानी चीज खिला दो क्योंकि इसको ये पसंद है, बर्गर दे दो, बाहर के फ्राइज दे दो, या कुछ ऐसी चीजें दे दो। लेकिन जो आप बात करें ना नींद की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें होता ये है कि बच्चों की नींद बड़ी ऐसी होती है कि 2 घंटे सो गए, 1 घंटा सो गया, अच्छा ठीक है, फिर रात को, अब जैसे माँ बाप रात को जाग रहे हैं तो बच्चा माँ बाप को देखते हुए वो भी रात को जागेगा और पूरा दिन सोता रहेगा। तो आपको, आपने कभी सुना है सर्केडियन रिदम, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक? नहीं। सारे हम सब में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ठीक है, सर्केडियन रिदम, जो सूरज पर चलती है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को जब रात के वक्त हो रहा है उसी वक्त बच्चा सोना चाहिए, ठीक है। रात के वक्त में बच्चा सोना चाहिए क्योंकि रात के वक्त में उनकी ब्रेन एक्टिविटी हो रही है, इनकी मेटाबॉलिज्म रीसेट हो रही है, इम्यून सिस्टम रीसेट हो रही है, ये सारी चीज़ हो रही है रात के वक्त, ठीक है। अगर दिन के अंदर आपने बोला अच्छा ठीक, बच्चे ने थोड़ी सी सोया है रात को, मैं दिन पर ज़्यादा नैप्स दूंगी, दैट डजंट वर्क, ठीक है। आप और ज़्यादातर डॉक्टर साहब ऐसा ही हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स खुद रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं, बच्चा उनके साथ जाग रहा है, लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाई इसलिए हैं क्योंकि बच्चा दिन में 6-7 घंटे सो गया था। जी मगर पाकिस्तान में हम क्या बताना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन वेट यस बट फोकस ऑन इंटेलिजेंस। रिमेंबर, अगर आपके बच्चे सही से नहीं सो रहे हैं, इनकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही अच्छी तरीके, इट अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू वर्क एंड फंक्शन इन देयर स्कूल ग्रेड्स, ठीक है। हम सब ऑब्सेसिव है ना स्कूल ग्रेड्स पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम बच्चे की मतलब लाइक 4, 5, 6 साल का बच्चा है, उसकी नींद कितनी होनी चाहिए, कितने घंटों पे मुहित होनी चाहिए? क्योंकि हम वैसे कहते हैं 8 घंटे जरूर सोएं आप, लेकिन बच्चे की नींद तो थोड़ा सा एक टाइम डिफरेंट होगा। टाइम डिफरेंट होती है और एज पर होती है, ठीक है। 4 महीने से 1 साल तक बच्चे 12 से 12 to 16, 12 से 16, ठीक है, सॉरी मेरी उर्दू नंबर्स इतनी अच्छी नहीं, हम बैठे हैं 12 to 16 होती है, ठीक है। तो as long as बच्चा ने 12 घंटे से ज़्यादा सोया, ठीक है, 16-16 तक सोया, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। 1 से 2 साल तक 11 से 14 घंटे सोना चाहिए, अच्छा ठीक है। 2 से 5 साल तक 10 से 13 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। 6 से 10 साल तक 9 से 12 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। और 12 साल के 10 के बाद 6 से 12 साल तक, और फिर 12 साल के बाद 8 से 10 घंटे, 10 घंटे नॉर्मल वो है बच्चे। तो इट इज़ ब्रोकन डाउन अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। जो तो हम जिस वक्त हम जितना हम सो रहे हैं ना, एक साल के बच्चा इतना कम नहीं सो सकता, जाहिर है उसकी नींद ज़्यादा है। और टाइम भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ मैं बच्चा 12 बजे सुला रही हूँ और 12 बजे 24 घंटे में 12 घंटे किसी भी वक्त नहीं होने चाहिए, वो रात के ही होने चाहिए, रात की होनी चाहिए। और इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलते हैं जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो फ़ौरन आपको एक डे लाइक साइकिल रिदम इस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने तक बच्चे को, 2 महीने के बाद बच्चे को, बेबी को वो रिकग्नाइज करता है ये दिन है और ये रात है। तो आपको मैं बोलती हूँ कि 6:30 बजे वाइंड डाउन टाइम, सेम रूटीन एवरी डे। अगर आपको बात करनी है, चेंजिंग डायपर्स, एवरीथिंग, सेम थिंग एवरी डे। या यू शुड बी पेइंग अटेंशन एवरी डे लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, ठीक है। मैं ये सोचूं कि कुछ बच्चे इतने होते हैं कि पैदा होने के बाद सोते ही नहीं है, पूरा दिन जागते, पूरी रात माँ को तंग करते हैं। नहीं, क्योंकि माँ बाप ने, सिर्फ माँ नहीं, बाप भी होते हैं ना, बाप भी होता है ना, उनको भी काम करना है, बराबर का हिस्सेदार है। हाँ, तो उनको वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन रखना चाहिए। उन बच्चे, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है, उन बच्चे जो माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन रखते हैं, वो बच्चे हाँ नीड है बोलते हैं, मुझे नहीं सोना, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो बच्चे ठीक होते हैं, वो सही साइकिल इस्टेब्लिश करती है ऑटोमेटिक। तो अगर आप, जब बच्चा पैदा होता है, आप 6:30 बजे वाइंड डाउन टाइम, वही रूटीन आपके लिए बहुत बोरिंग होगी, वही रूटीन हर दिन करें। 7:30 बजे लाइट्स आउट, ठीक है, कमरा अंधेरा, एक छोटी सी नाइट लाइट हो सकती है या बाथरूम डोर खोला हो सकता है ताकि थोड़ी सी लाइट हो। जब बच्चा उठता है, वो उठेगा ना हर 2-3 घंटे खाने के लिए, तो आपको अंधेरा में करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी लाइट हो, चेंजिंग ना खराब हो ना, वो फिर आप उसको खिलाएं, फीड करें, उसको वापस सो जाए वो, हाँ, ताकि उसको जब वो 2 महीने से ज़्यादा उम्र होगा तो उसको वो रिकग्नाइज करेगा, अच्छा ये रात का वक्त है और ये दिन का वक्त है, और ऑटोमेटिकली ये बच्चे फिर रात पर स्ट्रेच होते हैं।
और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि चंद बच्चे रात भर जागते हैं, उनमें आपको पूछना है खानदान में कौन नाइट आउल है, कौन रात भर जागता है। आपको पकड़ा दो। हाँ, क्योंकि उसको पकड़ा दो अपना बच्चा। वही होता है ना, हमें नहीं पता अगर जेनेटिक्स है। सो जस्ट रिमेंबर, अगर आपका बच्चा सही से रात में नहीं सो रहा तो आपका बच्चा सही से एक्टिविटीज नहीं हो रही दिन में, that also contributes to obesity। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब वो ये कि सेहत की बात हो रही है, मोटापे की बात हो रही है। बच्चा अगर गुबलू है तो कहाँ जाके पता चलता है कि ये जो गुबलू पना है यहाँ से आगे जो है अलार्मिंग है? किस पोजीशन पे आके हमें पता चलता है कि इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? एट बर्थ, ठीक है। जब बच्चे पैदा होते हैं, बर्थ पर हम वजन और लेंथ लेते हैं ना, जब भी पहले 6 महीने में वी सी द चाइल्ड, हम तकरीबन हर महीने बच्चे को चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे रैपिड डेवलपमेंट होती है पहली 2 साल में, और पहली 6 महीने में बहुत सारे और टीके भी होते हैं, तो हम मेज़र करते रहते हैं। और ये मत समझना कि मैंने बच्चे को माँ का दूध पिला दिया ऑन डिमांड मेरा बच्चा मोटा नहीं होगा। क्लियर है? यस, अगर आप सही से कर रहे हैं, ओबेसिटी इज लेस लाइकली, वो लेस लाइकली होती है ब्रेस्ट फैट बेबीज अदर देन फॉर्मूला फैट। मगर अगर आप आपके बच्चे को हर 10, 15, 20 मिनट माँ का दूध दे रहे हैं, जो बहुत सारे माँ करते हैं पैसिफायर के तौर पर, वो बच्चा रो रहा है तो माँ को दूध दे दें। मेरे पास बच्चे हैं जो सो सिवियरली ओवरवेट है, वो लाइक 3 महीने का बच्चा का वजन 8 महीने का बच्चा का है। अच्छा। और उनके पेरेंट्स बड़ा कॉन्फिडेंटली घूमते हैं, हमारा बच्चा तो ये समझते हैं कि बच्चे सेहतमंद हैं। और फिर हमें क्या देखना है कि ये फीडिंग प्रॉब्लम है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरी बीमारियां होती है जो छोटे बच्चे भी मोटे होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ माँ ऐसी कहते हैं बच्चा बस हमारा रोए ना, बस खामोश है, हंसता मुस्कुराता रहे। बेहद शुक्रिया वक्त के लिए डॉक्टर साहिबा। अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो क्या आप वो सुनेंगी? बिल्कुल सुनूंगी, इतनी बातें वैसे सुनती मैं आपकी, तो वो भी सुनूंगी। अच्छा, ऐसा है कि जिस भी घर में बच्चे होते हैं, एक राइम है, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, वहाँ पे ये सब चल रहा होता है और ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होता है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया, पहले मुझसे आप ये पूछें। हाँ, क्यों? क्योंकि गाना है, सुबह सुबह नहीं जनाब, एक गाना है जो इसी थीम से रिलेटेड या फिर से मिलता जुलता है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर तनकीद की जो है नज़रों में आया हुआ है, तनकीद की जद में आया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जी पूरा एक जो राइम है वो कॉपी हो गई है, और ये गाना गाया है मारूफ गुलकार अबरारुल हक साहब ने। इससे पहले भी उनका एक गाना आया था, उस पर भी काफी तनकीद हुई थी। अब ये जो गाना है वो गाना है क्या? अच्छा, वैसे उसी राइम पे बना हुआ है ये, बिल्कुल है ना, और इसीलिए तनकीद में, क्योंकि हमें याद है एक सरकारी तकरीर में उन्होंने कहा था कि आजकल माएँ बच्चों को जो है वो मोबाइल फोन देती हैं और ये सुना देती हैं और कहती हैं कि अच्छा बच्चा खुश हो गया है, तो इसलिए शायद अबरार जो है वो तनकीद में। तो इसी पर बात करने के लिए अबरार ने हमें खुद ज्वाइन कर लिया, मारूफ गुलकार, और बहुत सारे इनके गाने ऐसे जो कि आज भी शादियों में बजते हैं और लोग जो हैं, हाँ, लोग जो हैं उस पर वो इंजॉय करते हैं, नजर आता है। अबरार, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है कि आपके अक्सर गाने ऐसे होते हैं जो मुतनाज़ हो जाते हैं? इस गाने से मुतालिक भी सोशल मीडिया पर दिलचस्प सारफीन जो हैं, सारफीन दिलचस्प रद्द अमल देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो जो सारफीन का रद्द अमल है, उनकी तनकीद है या फिर तारीफ है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गाना एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं मुआशरे के, और मेरा गाना तो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होता है अक्सर, और जो भी मैंने कोशिश की आपके सामने, और ये कहाँ नहीं होता मुझे बताएं। यहाँ तो कहें कि हमारे मुआशरे में नहीं होता, शुकूक व शुबहात नहीं होते, वो भी होते हैं। अच्छा अबरार भाई, ये बताइएगा कि ये जो गाना है इसके पीछे आइडिया था क्या? ये थीम क्या वाकई जो बेबी शार्क राइम है बच्चों की, उसी से ली गई है? थीम तो बिल्कुल वहीं से ली गई। हाँ, हम एक टीवी के शो में बैठे थे और किसी दोस्त ने कहा ये शक डू डिस्कस हो रहा था, तो उसने कहा इसके ऊपर कोई गाना बना दें। तो मैंने कहा शक डू पे क्या शक? अब शक पंजाबी में, उर्दू में हम शक को डाउट करने उसको कहते हैं, तो बेगम शक डू बड़ा आसान था, तो उसी से मेरे ज़हन में ये आइडिया आ गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं था, और जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए गाना बना। सही। अच्छा अबरार, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं तो तारीफ भी कर रहे हैं, इस गाने को सराह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गाना सुनकर मूड थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है। तो जब मूड अच्छा होता है और ये कहते हैं कि लोग हम अच्छा इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? यही मेरा मकसद है गाना बनाने का, क्योंकि इतना डिप्रेशन होता है हमारे माशरे में, हर वक्त कोई ना कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं लोगों की,
तो उसको थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए एक ऐसा म्यूज़िक हो जो एंटरटेन करे बुनियादी तौर पर इंसान। और ये वो बातें हैं जो हमारे हर घर की कहानियाँ होती हैं और उनको ज़रा एक शुगल वाले पैराए में बयान कर देना। और ये अल्टीमेटली मेरा मकसद है कि लोगों को कुछ तफरीह मिल जाए किसी और फिर कोरोना के ऐसे दिनों से हम गुजरे हैं कि सिनेमाज बहुत अरसा तक बंद थे, एंटरटेनमेंट इतनी नहीं थी, तो उस आइडिया को एक मैंने लाया और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से लोग इससे खुश हो रहे हैं और जो उस पर कमेंट कर रहे हैं आजकल के ज़माने में अच्छे कमेंट्स ले लेना लोगों का, ये बड़ी खुशकिस्मती है और मैं उनका ममनून हूँ अपने फैंस का और जिन लोगों को ये पसंद आए। ठीक। अच्छा, मेन इसका जो टाइटल है वो तो आपने उस राइम से ले लिया, लेकिन आपने एक तरह से एक पूरी स्टोरी बना दी है, बड़ा एक फ़नी और मज़ेदार किस्म की एक स्टोरी है पूरा ये गाना आपका। अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए अपना ये गाना गुनगुना भी दें ज़रा। बढ़ के फ़ोन पकड़ लेती है, सारे मैसेज पढ़ लेती है, मिस कॉलें चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, छोटे ड्रोन भेज देती है, तस्वीरें भी ले लेती है, लोकेशन चेक कर लेती है, रब्बा क्या करूं, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्कर डूडू डूडू, बेगम शक्करती है शक्कर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये जितनी बेगमात शक करके ना वही तनकीद करी होंगी आपके गाने पे। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, म्यूजिक बनाने और सुनने वालों की चॉइस भी हम देख रहे हैं कि तब्दील होती नजर आ रही है। मौजूदा दौर में आपके मुताबिक किस तर्ज के गाने पसंद किए जाते हैं, किस तर्ज के बनने चाहिए? मैं समझता हूँ चेंज को पसंद किया जाता है और जॉनरास वही रहते हैं। भंगड़े में भी नए गाने आ सकते हैं, स्लो सॉन्ग्स में भी। ईसा खेलवी साहब का एक स्टाइल था, उसमें और रोने धोने वाले गानों का म्यूज़िक, उस टाइप के फ़नकार आ जाते हैं। फिर कुछ मेलोडी ओरिएंटेड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ रॉक म्यूज़िक जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सामने आएगा, वो उस तरह से अभी नहीं आया है। सो ये बदलता रहता है, मुस्तकिल चेंज जो है उसको, जिस तरह फैशन बदलता है पहनावे के हवाले से, इसी तरह से गाने के हवाले से भी चीज़ें बदलती रहती हैं। अच्छा, चेंज के हवाले से आपने बात की, तो हमने हमेशा से देखा कि आपके जो ज़्यादातर गाने हैं, चाहे वो बिल्लो हो, नच मजाजन हो, पंजाब का जो कल्चर है वो बड़ा नुमाया उसमें नज़र आता था, उसकी एक झलक नज़र आती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मिसिंग है। इसकी क्या वजह है? थोड़ी सी चेंज मैंने भी देने की कोशिश की है और उसमें ठेठ पंजाबी थोड़ी सी मैंने कम की है और वो डेलिबरेटली नहीं की। वो किसी भी वक्त इस तरह का एक गाना आ जाएगा मेरे जहन में और मैं बिल्कुल लिख दूंगा। बस ये कि ज़रा टाइम के साथ कुछ चीज़ें, कुछ म्यूज़िक, कुछ साउंड्स वो चेंज होता है और ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। इनफैक्ट इसमें कोई एक ख़ास जॉनरे में से भी किसी एक ख़ास जॉनर से कोई एक चीज़ निकल सकती है। इसमें ये भी नहीं कहना ज़रूरी कि ये भी नहीं होता कि किसी एक ख़ास सिंगर के ही हिट होते होंगे गाने। अभी हमने पिछले अगर जो ट्रेंड आपने देखा तो बिल्कुल जिनके गाने बहुत हिट हो रहे थे इस वक्त ज़रा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो इस तरह ये ऊपर नीचे ये चलता रहता है। जो भी एक क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो सही। अच्छा अबरार, हम चाहेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तुमने वो सुन लिया गाना, लेकिन एक और बड़ा फेवरेट गाना जो कि पंजाब में भी बड़ा मशहूर हुआ, मकबूल हुआ और आज भी जब लोग सुनते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं। आपका कौन सा फेवरेट गाना? यही जो मैं सुनने के लिए कहने लगी। कौन सा गाना है? जट चढ़े या कचहरी। अगर आप सुना दें। हो जट चढ़े अख चहरी बल्ले भी बल्ले, ओदी रंगली मतहरी बल्ले भी बल्ले। हो जट खड़का वाला आया, भाई सदयार भी नाल ले आया, कूरी पके मुच्छा मटके थानेदार पजाया, आपे करे थानेदारी बल्ले भी बल्ले। हो जट चढ़े अख चहरी बल्ले भी बल्ले। अब ये पूरा जॉनरा जो था ना, जट और वो थोड़ा सा झगड़ा और वो सारा इंडिया के उस तरफ चला गया है और उनका जो भी गाना उठा के आप देखें, आप उसको एक आपको टच मिलेगा कि बड़े मोड़े ने ट्रालियाँ छुपा के जट ना क्लैश कर दे, इस टाइप की बेशुमार चीज़ें जो है वो वहाँ से जो आ रही हैं। अब ये पूरा एक जॉनरा है, इसमें कोई भी अच्छा गाना लिखेगा तो वो जो है वो हिट होगा। सो इसलिए ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी। बाकी जॉनरा से कोई इतना
डिपेंड नहीं इस पे करता। ठीक है अबरार, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। की हम बात बार बार करते हैं और जितनी की जाए वो कम है, वो है महंगाई और उसके खिलाफ एहतजाज। अब तो पंजाब असेंबली के बाहर लीगी रहनुमा भी महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। कोई हंडिया, कोई रोटियां, कोई डोइयां और चमचे उठाए आवाज़ बुलंद करता हमें नजर आ रहा है। कोई साइकिल पर एहतजाज असेंबली पहुंच रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। लेकिन इन सब में जिसका एहतजाज सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना रहा फराज, वो है लीगी MPA तारिक मसीह साहब, जो सब्जियों का हाथ डाले शिरकत करने के लिए पहुंचे क्योंकि सब्जियां भी जो हैं वो आसमान को छूती हुई हमें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी मुनफरिद किस्म का जो एहतजाज है इस पर बात करने के लिए नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली तारिक मसीह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तारिक भाई, तारिक साहब साइकिल के ऊपर आप बैठे हैं, सामने MPA लिखा है, गले में सब्जियों का हार है, कैसे आइडिया आया इस किस्म का एहतजाज करने का और रिएक्शंस किस तरह से आ रहे हैं आपके पास, पैगाम क्या आपने देने की कोशिश की है? प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे अटेंड किया और मेरे पास आए और मुझे आके आपने वो क्वेश्चन किया जिसके ताल्लुक से मैंने कल एहतजाज किया। और एहतजाज में मुझे सब्जियों का हार पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन जो हालात इस मुल्क में इस नाहल और जाहिल हुकूमत के हुक्मरानों ने जो हालात इस पाकिस्तान के अंदर कर दिए हैं कि गरीब जो है वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो चुका है। उसकी सब्ज़ी जो पहनने का, सब्ज़ियों का हार पहनने का मकसद ये था कि ये सब्ज़ियां जो पहले ये घिया और ये कद्दू, ये भिंडी, ये तोरी और ये आलू, ये मैं अपने ज़िंदगी में देखता रहा हूँ कि लोगों के पास इतनी वाफर मिकदार में होता था और लोग किसी की जगह पे जाके जहाँ पे बीज बोया जाता था वहाँ पे जाकर अगर कोई आलू ले लेता था तो वो आलू उसको कहता था, यार आप शहर से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, आप अपनी गाड़ी में ये रखो और चले जाओ। वो यानी कि तोड़ों में भर भर के दे देते थे। आज ये वक्त आ चुका है कि अगर किसी की जगह पे जाएं और जिस यहाँ पे आलू बीजे हुए हैं वहाँ पे जाकर आप एक आलू को उठाएं और खुदा की कसम वो मारने पे आ जाता है। यानी कि इतना महंगा आलू, घिया, सब्जियों का रेट इतना ज़्यादा है कि मैं ये गरीब आदमी क्या, मेरे जैसा इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो भी जब अपने घर से निकलता है अपनी बेगम को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को जब वो खर्चा देता है कि मेरे आते हुए ये सब्ज़ी जो है ना वो ये बना लेना और बच्चों को भी खिलाओ, आप भी खाओ और मेरे लिए भी रख छोड़ना, तो आप यकीन करें कि जब रात को शाम को हम विज़िट करके बाहर से लोगों के मसाइल को सुन के वापस जाते हैं घरों में, तो घर में बैठी हुई ख़वातीन जो है ना वो झोलियाँ उठा कर इस हुकूमत के लिए बद्दुआएं करती हैं, क्योंकि वो जब सब्ज़ी की दुकान पे जाती है तो सब्ज़ी वाला हाथ नहीं लगाने देता। आलू की कीमत देख लें क्या हो चुकी है, भिंडी की कीमत देख लें क्या हो चुकी है, धनिया जो पहले है सब्ज़ी लेने के साथ इतना वो वैसे दे देते थे, हरी मिर्च इतनी ऐसे वैसे दे देते थे। आजकल हरी मिर्च और धनिया जो है ना वो उसको हाथ नहीं लगाने देते। तो मेरा मकसद यह है कि हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी है सब्जियां खाना, गोश्त तो बड़े दूर की बात है, दाल और सब्जी जो है ना ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? ठीक है। अच्छा तारिक साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं एहतजाज की, बड़ा मुनफरिद एहतजाज नून लीगियों की जानिब से अपनाया गया, लेकिन आपके दरबार में भी हमने देखा कि एहतजाज होता था लेकिन कोई इसका हल नहीं निकलता था। क्या लगता है आपको मेन रीज़न क्या है? अवाम एहतजाज करते हैं, रुकन असम्बली एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई वो रिएक्शन हमें नज़र नहीं आता जो कि आना चाहिए, वो चीज़ हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि होना चाहिए। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, आपने हर दौर में जब PMLN की हुकूमत थी उस वक्त भी लोगों ने एहतजाज किया, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है वहीं भी एहतजाज होते हैं, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत होती है मुशर्रफ के दौर में तो उस वक्त भी यहाँ पे जाके तो ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत होती है वहाँ पे भी एहतजाज होती हैं। हर हुकूमत में एहतजाज होते हैं। ये जमहूरी हुकूमत में लोगों का राइट है कि वो जाके तो एहतजाज करें और अपना रिकॉर्ड कराएं एहतजाज और लोगों के जो मसाइल हैं वो ऐवान तक पहुँचाएँ। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है कि जब हम एहतजाज करते हैं तो ये कहते हैं ये रियासत का मसला है, ये कहते हैं कि ये रियासत का मसला है।
मैं भी समझता हूँ कि ये रियासत का मसला है। मियाँ नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त रियासत नहीं थी, बेनज़ीर की हुकूमत थी जो रियासत नहीं थी। यहाँ पे काफली की हुकूमत थी तो वो रियासत नहीं है। अब इनकी हुकूमत है जो रियासत के खिलाफ आप कदम नहीं उठा सकते। फवाद चौधरी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे जी यहाँ पे जनाब रियासत के अंदर जब रियासत को आगे बोलेगा, रियासत के आगे आवाज़ उठाएगा तो हम उसके साथ सही इस तरीके से निपटेंगे। तो मेरे भाई, जब आप लोग ये कहते थे कि जिस रियासत के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाए, जिस रियासत के अंदर बिजली महंगी हो जाए, जिस रियासत के अंदर गैस महंगी हो जाए, जिस रियासत के अंदर आपका सब्जियों का रेट बढ़ जाए, तो ये समझो कि रियासत का हुक्मरान जो है वो चोर है। ठीक। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि यकीनन महंगाई से हर आदमी परेशान है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर आपकी तरह कोई एमपीए, जैसे कि आपने बताया किस किस्म की मुश्किलात हैं। बतौर एमपीए ये बता दीजिएगा कि सिचुएशन क्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से अब आगे करना क्या है, हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? देखें जी, आपने कहा कि पार्टी की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ठीक, पहली बात, हम हुकूमत को नहीं चाहते कि हम हुकूमत गिर जाए, लेकिन जो तासरात दिए जा रहे हैं, जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, जिन मसाइल का सामना है, इसके लिए तो कोई हुकूमत जो है ना वो 1 मिनट भी चलने के काबिल नहीं है। 1 मिनट कि जिस तरीके से लोग रात को रोटी खाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं है। अब ये मेरा, आप जहाँ पे बैठे हैं, दिस इज़ नॉट माई होम, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा इदारा है। इसको TMG फाउंडेशन के नाम से हमने बनाया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम अब कर दिया है, अब सुबह का पता नहीं है। सही। तो तारिक साहब, फिर मुझे ये भी बता दें कि आपके शेल्टर होम में किस किस्म के लोग ज़्यादा होते हैं? यकीन करें कि ये शेल्टर होम का मकसद ये है कि ये जो गरीब बच्चियां हैं जिनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कोई 4 आदमी कर रहा है, कोई 2 आदमी कर रहा है, कोई 3 आदमी कर रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बच्चियों को बुलाता हूँ। आप यकीन करें कि एक बच्ची है हमारे पास गूंगी और बहरी, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। आज 2 साल के करीब, 1.5 साल के करीब हो गया उसका केस लड़ते हुए। वो पुलिस की फाइल ही नहीं अभी कंप्लीट हो रही, उसका केस अदालत में अभी तक चलान नहीं गया। फिर उसके बाद एक बच्ची है जिसकी उम्र है तकरीबन कोई, जब उसके साथ ज़्यादती हुई थी उसकी उम्र 6 और 7 ईयर्स के करीब थी, और आज वो 8 साल की हो गई, उसका भी साल हो गया, अभी उसका भी फैसला नहीं हुआ, उसके साथ भी ज़्यादती वो मेरे शेल्टर होम में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब, आपने वक्त दिया और तमाम तर जो मामला है उस हवाले से आपने हमसे बात की। आगे बढ़ते हैं क्विकली और अब आपको मिलवाते हैं एक स्पेशल एथलीट से जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मेडल जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। आज हमने जिन्हें दावत दी है वो यूँ तो बसारत से महरूम है लेकिन बसीरत अफरोज हैं। और वो कहते हैं ना कि ये स्पेशल लोग होते हैं और जब इन स्पेशल लोगों की हम बात करते हैं तो बड़ा ही एक स्पेशल मैसेज भी मिलता है। बिनाई से महरूमी के बावजूद उनका निशाना लाजवाब है, बाकमाल है। हमें ज्वाइन भी कर लिए तनवीर अहमद साहब ने। तनवीर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया है तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेते हुए, और मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना कि आपको पता चले आपका हदफ क्या है, निशाना क्या है, तो कैसे पता चलता है? जी, ये तकरीबन 4 साल हो गए हमें। 2017 में हमारे कोच हैं एजाज साहब, जिनको ये सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल एशिया में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि ब्लाइंड लोगों के लिए इस गेम को ऊपर आना चाहिए, और वर्ल्ड लेवल पे ये गेम खेली जा रही है। और फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर जो है इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया हमारे कोच एजाज साहब, जो कि मरूफ पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल खालिद साहब के फर्जंद हैं, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस गेम को ऊपर लेके आए हैं। और निशाना, ज़ाहिर बात है, हमारे पास टेक्टाइल डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को देखते हैं, और 1 मीटर के फासले से जो हमारा कोच होता है वो हमें एडजस्ट करता है। 6 एरोज हमने शूट करने होते हैं और 40 सेकंड के अंदर हमने 1 एरो शूट करना होता है। अच्छा तनवीर, ये बताइएगा कि आपको कितना वक्त लगा ट्रेनिंग करने के लिए और इस तरफ आने का कैसे सोचा? ये बहुत सारे सवालात ये पैदा हो जाते हैं कि जब एक चीज़ नज़र नहीं आ रही तो क्या उसमें कोई आवाज़ आती है, कोई ऑडियो होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि ये ज़बरदस्त किस्म की जो क्वालिटी है ये किस तरह आपके अंदर पैदा हुई और किस तरह आप ये निशाना लगाते हैं?
हमारे यहाँ दो तरह के एथलीट होते हैं, एक जो टोटली ब्लाइंड होते हैं जिन्हें हम VI1 कहते हैं, और एक होते हैं जो 2 से 3 मीटर तक या 5 मीटर तक हद तक 5 मीटर की हद तक देख सकते हैं। जिस तरह मैं VI2 कैटेगरी में हूँ, 2 से 3 मीटर तक बेहतर देखा जा सकता है मेरी विजुअल एबिलिटी के मुताबिक। तो हमारे सामने एक टेक्टाइल डिवाइस होती है जिसके सामने एक नोजल सी बाहर निकली होगी, आप वीडियो शायद चला रहे हो तो उसमें नज़र आ रही होगी। उसके साथ हम अपने लेफ्ट हैंड की बैक एंड साइड को टच करते हैं। सही है। उस टेक्टाइल डिवाइस को हमारे टारगेट के मैक्सिमम पॉइंट, जैसे हम X पॉइंट कहते हैं, उस पर सेट कर दिया जाता है। जो हमारा कोच है वो हमें सेट कर देता है। सही है। 6 एरोज के दौरान एक दफ़ा हमारा कोच हमें सेट कर सकता है। उसके बाद आपकी स्किल है, आपकी एबिलिटी है कि आप अपनी बो के थ्रू किस तरह एरो शूट करते हैं। सही है। अच्छा तनवीर, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इससे आगे जाना है, एक हदफ हम सेट कर लेते हैं कि ये गोल है, इसको अचीव करना है। तो तीरंदाजी में आप क्या करना चाहते हैं? ये कहाँ तक आपने सोचा कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, यहाँ तक खेलना चाहता हूँ? क्या गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप जो है वो ट्रेनिंग भी करते हैं? जाहिर है ट्रेनिंग आसान नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको आपने सामना करना होता है, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। डेफिनेटली गोल तो हमारा यही है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप 2022 फरवरी में हो रही है UAE में। तो हमारा फोकस वो है, उसके लिए हमारे पाकिस्तान से 3 एथलीट जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट भी किए गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, बल्कि एशिया की नुमाइंदगी हो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमारी स्कोरिंग ऐसी है कि हम वर्ल्ड लेवल के टॉप 10 में हमारे 3 एथलीट आते हैं। ठीक, बिल्कुल हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अच्छा तनवीर, ये बता दीजिएगा कि कितना मुश्किल काम है ये तीरंदाजी, आर्चरी जो है, ये कितना मुश्किल काम है या फिर कितना आसान काम है? तकरीबन कितने घंटे आप डेली ट्रेनिंग करते हैं? जी, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लोग आपको सपोर्ट करें, आपके कोचेज़ और आपके ट्रेनर, तो आप अपने हदफ को हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। मैं वीकली तकरीबन 5 से 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, 5 या 6 दिन, और तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। और उसमें मेरे कोच हैं एजाज साहब, वो बड़ा ब्रीफली मुझे इस चीज़ पे लाते हैं कि आप अपने स्टांस को किस तरह सीधा रख सकते हैं, अपने स्टांस को सीधा करके और किस तरह आपने शूट करना है, और बड़ा अच्छा वो गाइड करते हैं। उनके साथ साथ हमारी को ट्रेनर हैं अस्मा बतूर, और हमारे मज़ीद टेक्निकल स्टाफ है जो बहुत अच्छा हमारे साथ, उसामा है वो बहुत अच्छा हमारे साथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे 3 एथलीट जो है वो टॉप वर्ल्ड के टॉप लोगों में आ रहे हैं। सही। अच्छा तनवीर, ये तो एक अलग चीज़ होगी, इसके अलावा और क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं? घर का खर्च कैसे चलता है? मज़ीद आप क्या क्या काम करते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में, और उसके अलावा गेम शौक़ है, एक्स एथलीट भी हूँ मैं, मल्टी स्पोर्ट्स में खेलता रहा हूँ मैं, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ब्लाइंड क्रिकेट। ऑलमोस्ट पिछले 14-15 ईयर से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। असल मैं लेट ब्लाइंड हूँ, एक्सीडेंटली मुझे बॉल लगी थी क्रिकेट की। अच्छा। उसके बाद मेरा ब्लाइंडनेस का इशू हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो कम देख सकते हैं या जिनको नज़र नहीं आता, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं, अगर वो मेहनत करें और आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत में अजमत है, और ये अगर हर इंसान जान लेना तो क्या बात है, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने का। आप जैसे जो लोग हैं वो मशले राह होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। बहुत कुछ करना है, हिम्मत भी नहीं हारनी, हौसला भी नहीं हारना। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने आप तक पहुंचाने हैं। कीप वॉचिंग नया दिन। जी जनाब, पाकिस्तान और हमारे नौजवान, सलाहियतें हैं भरपूर लेकिन मौक़े हैं कुछ महदूद। हमारे लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन जॉब के हवाले से या किसी भी काम के हवाले से कहीं पर भी जाया जाए तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब ये एक्सपीरियंस कहाँ से आए जब तक उन्हें कोई ना सिखाए। तो एक इदारा है जो कि इन्हीं नौजवानों को उनकी स्किल्स के अंदर जो है डेवलपमेंट लाता है, उनको हुनर सिखाता है और मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसके हवाले से उनको ट्रेन करता है, और उसके बाद से लेकर उस ट्रेनिंग को प्रोफेशन तक तब्दील करने में उनके साथ मौजूद रहता है। मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के अंदर आज हम मौजूद हैं और इसी इंस्टीट्यूट के तहत एक जॉब फेयर एंड स्किल कंपटीशन का एहतमाम किया गया है, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, नौजवान लड़के लड़कियां मौजूद हैं और उनको यहां पर जॉब ऑफर करने के लिए कई कंपनीज मौजूद हैं। तो अंदर चलते हैं और बाकी बातें अंदर जाके आपसे करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मिट्टी के चेयरमैन HM शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे मिजाज खैरियत से हैं आप? शहजाद भाई, इवेंट के हवाले से बताइएगा। एक तो ये कि हज़ारों की तादाद में जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, उसके बाद अब उस हुनर को प्रोफेशन में तब्दील करने का वक्त है। आज के इस इवेंट के हवाले से बताइएगा। देखिए, आज असल मकसद ये था कि वो बच्चे जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 2000 के करीब वो बच्चे हैं जो हमारी यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और नॉर्वे के साथ एक पार्टनरशिप थी टीवेट सेक्टर के प्रोग्राम के तहत, उस पर वो हमने ट्रेन किए। 1000 बच्चे वो हैं जो RPL में हमारे पास आए। RPL से मुराद ये है कि उनके पास स्किल थी लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 3000 बच्चों को जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बेड़ा उठाया था, आज वो हमारा सारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और आज ये बच्चे 77% हमारे बच्चे जो है 77.4% जो है बच्चे ऑलरेडी जॉब पे जा चुके हैं। अच्छा शहजाद भाई, इसके अलावा ये बताइएगा, क्या सिर्फ ये कराची के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आकर स्किल सीख रहे हैं बच्चे? देखें, या जो RPL की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा वसी प्रोग्राम था जिसमें कराची, सिंध, पाकिस्तानी दुनिया के और ममालिक से लोग यहाँ आके अपने सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। एक उनका जो है वो इंटरव्यूज़ के बाद जो है उनका बाकायदा जो है टेस्ट लिया गया। टेस्ट के बाद जो है उनको सर्टिफिकेट दिए गए। कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर सिखाई जाती हैं, जो या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं कहा जाए तो? एक्सपर्टीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम ये शायद पाकिस्तान का पहला या वाहिद इदारा होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एशिया का ही वाहिद इदारा होगा जो एक छत के नीचे 63 ट्रेड्स पे काम कर रहा है। अच्छा। तो ये आज अल्लाह की मेहरबानी है। हम ये तो नहीं कहते कि हमने गुर्बत ख़त्म कर दी, लेकिन हमने जो अपना एक किरदार अदा करना था, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शक्ल में आज हम इस कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट की तरफ हम आए हैं और बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये बताइएगा कि आपका जो कोर्स था वो स्पेसिफिकली क्या था, किस चीज़ से रिलेटेड था, और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? हमारा जो कोर्स था वो ना टीवेट की तरफ से था और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेस है ना। हम ये 6 गर्ल्स हैं तो जिनके हमारे खुद के ना आइडियाज़ वगैरह थे, जिस वजह से मैंने ये ज़िलमैक्स का हमने किया है। ये एक ना कार बैटरी है, जैसे बाइकिया वगैरह है। बाइकिया में क्या होता है, बॉयज़ वगैरह जाते हैं और उसकी प्राइस भी कम होती है, आराम से इजीली चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमने गर्ल्स के लिए रखी थी ना, तो गर्ल्स इसमें। अच्छा, ये शिकवा बड़ा है वैसे ख़वातीन को कि बाइकिया पे लड़के तो बाइक पर बैठ कर चले जाते हैं, लड़कियाँ किस तरह से टाइम बचाएँ और जल्दी से अपनी पॉइंट पर पहुँचें। तो उसके लिए इसके लिए हमारा ये आइडिया था कि हम इस तरह करें ना। तो अब ये भी है कि हम पूरा टाइमिंग ने दें, 24 आवर्स नहीं थी। जितना वो लड़की से सारी यूनिवर्सिटी तक का उनका है, तो वो यहाँ से अपने साथ किसी और को भी पिक कर सकती है, तो उसको ड्रॉप भी कर सकती है। तो इस तरह की हमने सर्विस इसकी रखी, इसकी ब्रोशर्स वगैरह। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डेस्टिनेशन आप उसमें सेट कर लें कि मैं यूनिवर्सिटी जब जा रही हूँ तो उस रूट के दौरान अगर कोई और लड़की जाना चाह रही है तो आप उसको राइड शेयर कर सकते हैं। ओके मुआज़, तो ये बताइए कि आपकी ये जो कंपनी है आज यहाँ पर आप मौजूद हैं जॉब ऑफर्स के लिए। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप क्या क्या जॉब यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं और रिस्पांस कैसा है? जो स्टूडेंट्स यहाँ पर यंगस्टर्स हैं कितने एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं आपको? बेसिकली हम लोग जो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, हम लोग इंटर्नशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं, लोग जॉब्स भी ऑफर कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि मल्टीपल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसके लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाह रहे हैं काम करना, क्योंकि ये हमारी नई टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके साथ कि यार ये कुछ नया है, तो इसमें कुछ करते हैं। तक आप कितने लोगों को जो है जॉब ऑफर कर चुके हैं या फिर ये जो लेटर्स यहाँ पर आप दे चुके हैं? एक लगा हुआ है। ओके, ये न्यू फॉर्म्स हैं और ये सारा जो ओके, और हमने यहाँ पे QR कोड भी दिया हुआ है कि अगर किसी के पास फिजिकल ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से स्कैन करके आप अपना ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब आज के इस इवेंट के अंदर हमें नज़र आए एमू भाई, आप सब जानते हैं मारूफ तरीन गिटारिस्ट हैं। एमू भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इमू भाई, रिस्पांस कैसा नज़र आ रहा है? इस इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों को सिखाया जा रहा है, उसके बाद उनको जॉब ऑफर की जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इवेंट के हवाले से मिट्टी पे मेरा सेकंड विजिट है। पहले भी आके एक मोटिवेशनल स्पीच दे के गया था, वर्कशॉप करा के गया था। आई थिंक आपने खुद टर्न आउट देखा है, मौसम कैसा हो रहा है, उसके बावजूद कितने बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। नंबर 1, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। असातिज़ा की टीम बहुत अच्छी है, लोग अच्छे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो दे आर वर्किंग रियली हार्ड। और दैट्स वाई मैं बहुत दूर से यहाँ पे आया हूँ एंजॉय करने के लिए कि आपको कुछ बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, कुछ जो पढ़ रहे हैं, उन सबों के लिए आपको नंबर 1 चीज़ क्या होती है? मोटिवेशन चाहिए होती है, उनको एक गोल चाहिए होता है, उनको एक कोई रोल मॉडल चाहिए होता है जो बताए, गाइड करे, फॉलो करें, जिसको फॉलो करें। तो मैं एक वन ऑफ द पैनलिस्ट था, तो बाकी सारे लोग भी बहुत अच्छे पैनलिस्ट थे, तो उन्होंने अपने फील्ड के हिसाब से बात की, मैंने अपने फील्ड के हिसाब से बात की कि क्या हार्डशिप्स देखनी पड़ेंगी, कैसे आप you can get exploit also, but never give up. Survive किस तरह से करना है इसके? Never give up. जो मोटो है कि never give up. अब जहाँ पर हम ये मौजूद हैं, ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के इंटरेस्ट की साइड है, क्योंकि एक तरफ ब्राइडल ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्राइड्स नज़र आ रही हैं। 3 दुल्हनें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए, 3 दुल्हनें तैयार हो रही हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। माय नेम इज़ नादिया बलोच फ्रॉम नादो सैलून, और मैं यहाँ पर एज अ जज आई हुई हूँ। और यहाँ के ये जो इंस्टीट्यूट है, मेमन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ की जो स्टूडेंट्स, विनर स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का जो है एक कंपटीशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर 3 ब्राइड्स हमारे पास हैं जो एज अ मॉडल आई हैं, और 3 मेकअप आर्टिस्ट हैं जो मेकअप करके दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, इन्होंने मेमन इंस्टीट्यूट से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स पूरा किया है? मेमन इंडस्ट्री से, यहीं से इंस्टीट्यूट से ही इन्होंने सारा कोर्सेज भी किए हुए हैं और काफ़ी विन भी कर चुके हैं कंपटीशन। मिस अफरोज़ आपका नाम है और आपने इनको तैयार किया। अच्छा ये बताइएगा कि एक ब्राइड की ओवरऑल जो तैयारी है, उसमें कितना वक्त तकरीबन लग जाता है आपको? तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा। और आप कितनी ब्राइड्स को तैयार कर चुकी हैं एक अंदाजे के मुताबिक? कितना आपको वक्त हुआ है इस फील्ड के अंदर? 4 से 5 कर चुकी हूँ तैयार। 4 से 5, ठीक है। और सारा जो आपने जो काम है वो इंस्टीट्यूट से ही सीखा है या इससे पहले आप काम करती हुई आ रही हैं? यहीं से ही सीखा है मैंने सब कुछ। कैसा मेकअप लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेकअप। आपको लगा कि इदारे ने बड़ा अच्छा इनको सिखा दिया और फ्यूचर इनका ब्राइट है? जी बिल्कुल। उमैर, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने स्किल्स सीखी हैं और उसके बाद अब आप उसको जो है अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कुछ हमने सीखा है तो हम चाहते हैं हमसे और भी बहुत कुछ सीखें और हम खुद भी सीखें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है। लड़कों के लिए कितना स्कोप है मेकअप की फील्ड के अंदर? क्योंकि आमतौर पर मेकअप, हमें तो अभी प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ। और हम चाहते हैं कि आगे भी बॉयज़ को मिले जिनको शौक है, वो आगे बढ़ें। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा यहाँ से मिला और आगे भी चाहते हैं कि इस मेमन के थ्रू लड़कों को मतलब प्लेटफॉर्म मिले यहाँ से और वो आगे बढ़ें। ये बताएगा कि इस फील्ड में आने का क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों सोचा कि आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही आना है? सबसे पहले तो यही थी कि बॉल गाउन बनाना है, और आज वो बना लिया है। टीचर्स की हेल्प से, मदद से उन्होंने गाइड करा है पूरा हमें, और हमने सुबह शाम मेहनत करके आज ये। ठीक। अच्छा ये बताएं कि ये जो फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग की, कितनी मुश्किल है और जो स्किल्स हैं इसके अंदर डेवलप करना कितना मुश्किल है? इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितना अरसा लगा आपको कि आप इतनी एक्सपर्ट हो जाएं जो आपने आज ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं? हम लोगों को लगे हैं आई थिंक 12 मंथ, और ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। और फैशन अगर आप लोगों को सीखना, तो मुझे लगता है मेमन से अच्छा कोई और इदारा है नहीं। नौजवानों ने ये तो साबित कर दिया कि सलाहियतें उनके पास भरपूर हैं। इंतज़ार है तो सिर्फ एक मौके का। ये मौका उन्हें मिल जाए तो वो हर फील्ड के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। चलें जी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और आप अपनी स्किल्स को सामने लेकर आ सकते हैं तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और उन मसाइल का जिक्र करते हैं जिसका सामना शायद अब हर एक शख्स को है। ज़हनी अमराज जिस्मानी अमराज की तरह होते हैं, जिसका इलाज भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि जिस्मानी बीमारी का। हमारी सोसाइटी में ज़हनी तकलीफ़ को शायद मरज़ समझा ही नहीं जाता, और अगर समझ भी लें तो डरते रहते हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये किसी मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला है। अगर कोई बच्चा ज़हनी अमराज का शिकार है तो माँ बाप भी उसकी बात को
छुपाते हैं। इस बात को इसलिए छुपाते हैं कि कोई ये ना कहे कि आपका बच्चा जो है वो मेंटली डिप्रेशन में और इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन प्लीज़ ये छुपाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, ये कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव की वेलनेस काउंसलर तैयबा इमरान हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम बात करेंगे। तैयबा इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ज़हनी अमराज की तो एक ऐसी हिचकिचाहट होती है बात करते हुए कि हम ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अगले बंदे से करनी चाहिए या नहीं, अगला बंदा इसको संजीदगी से लेगा या नहीं, या फिर मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं किसी और की नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं डिप्रेशन में अगर होती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या किसी से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि एक अच्छा लिसनर मेरे पास मौजूद है। ये वो तमाम मराहिल हैं जिसकी वजह से शायद मैं खामोश हो जाती हूँ, चीज़ों को अंदर दबा लेती हूँ और मैं बात नहीं करती। हमारी सोसाइटी में क्यों ऐसा है कि हम इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते, या तो मजाक समझते हैं या ये समझते हैं कि हमारी तज़हीक होगी? बिल्कुल ऐसा है, और उसकी काफ़ी वजह ये है कि हमारी यकीन क्या है, ठीक है, बचपन से हमें क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, क्या बताया गया है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं, ठीक है, इस हवाले से बात ही नहीं की जाती। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो बहुत सारे घरानों में इस हवाले से बात करना भी पसंद नहीं किया जाता, ठीक है, बताया ही नहीं जाता बच्चों को कि जिस तरह से आपकी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है उसी तरह से आपकी जहनी सेहत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम को लेकर बच्चा बहुत स्ट्रेस में है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, स्ट्रेस होता है, बिकॉज इट्स अ थिंग कि उसमें होगा, आप नर्वस होंगे, एग्जाम की एंजाइटी होती है, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि तो सब देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वहाँ से ही बच्चे ये सीख लेते हैं कि अच्छा हमें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसी वक्त उनको कोई सोल्यूशन दिया जाए, उनको बताया जाए कि इसका क्या हल हो सकता है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये होता है, इट्स फाइन, तो वहीं से बच्चा सीख जाता है ठीक है ऐसी चीज़ें होती हैं, हम इंसान हैं, हमारे साथ ये सारे इमोशंस, अगर अच्छे इमोशंस फील करते हैं तो बैड इमोशंस भी फील कर सकते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि नहीं, जो आपके बैड इमोशंस हैं उनको आप छुपा के रखें, ठीक है, वो दुनिया के सामने नहीं लेके आए वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये चीज़ें हम घर से जब सीख रहे होते हैं तो बड़े होने तक वो चीज़ें हमारे अंदर इतनी ज़्यादा घर कर चुकी होती हैं कि अब हम उनको बोलना या उनका एक्सप्रेशन हमारे लिए जो है एक तरह से, यानी वही बात है ना, इस चीज़ का आगाज़ आपके घर से होता है। लेकिन जैसे हम अगर माँ बाप की बात कर लें तो शायद माँ बाप जो हैं वो उनको भी इस चीज़ का पता नहीं है कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करना बेहद ज़रूरी है, या माँ बाप स्पेशली माँ जो है वो भी एक बच्चे को ये नहीं सिखा पाती, क्योंकि वो भी शायद किसी ऐसी ही स्टेज से गुजरी होती है कि अपने बाप के आगे, भाई के आगे, शौहर के आगे उसने खामोशी या चुप का रोज़ा रखना होता है। तो इसमें मेन किरदार किसका होता है, या घर में इस चीज़ को सिखाने में कौन ऐसा है जिस पर ये मेन जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, बिल्कुल एक तरह का साइकिल चला आ रहा होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें जो है लोगों में आगे ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो माँ बाप जिन्होंने सीखा ही नहीं या उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आगे बच्चों को ये चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ जिम्मेदारी आ जाती है कि एज एन एडल्ट, ठीक है, आप जब एक पेरेंट के तौर पर आप बच्चे की तरबियत कर रहे हैं तो वहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या नफ्सियात है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, उसकी किस तरह से उसकी तरबियत के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। हम उनको ये तो बताते हैं अच्छी एजुकेशन हासिल करें, ठीक है, आपने अच्छे काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपने अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है, आपने अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत तैयबा, सोसाइटी के अलावा घर के अंदर इस चीज़ की जो एक्सेप्टेंस है वो भी तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि इस वीडियो के अंदर हमने देखा जो बाप है लड़की का, शादी का मामला है, उसके बाद उस मौके पर भी वो खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि असल में कोई मसला है, क्योंकि बीमारी, जहनी बीमारी एक मसला है, लेकिन उससे बड़ा ये मसला है कि इस बीमारी को बीमारी समझा ही नहीं जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं कि अवेयरनेस कम है, हाँ है, लेकिन अब क्या है कि अब वक्त के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है एक्सेप्टेंस की, कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि हाँ ऐसा है। इवन वो लोग जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, जो अवेयर होते हैं कि हाँ ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं, वो भी इस चीज़ से कतराते हैं, ठीक है, वो खुद पीछे हट जाते हैं कि जब उन पर बात आती है या उनके घर में कोई ऐसा मामला होता है, वो खुद पसंद नहीं करते कि लोगों को ये बात पता चले। और उसकी वजह यकीनन वो स्टिग्मा है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रहा है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा तैयबा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे भी हमने इस वीडियो में भी देखा कि ये जो वालिद साहब हैं ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था बाबा के पास ले जाओ, फलाने पीर के पास ले जाओ। अच्छा ये हाँ ना, ये भी एक हमारी सोसाइटी में बड़ी चीज़ है। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या इन मराहिल से गुजर चुके हैं, बाबा पीर और जो भी जिनको भी वो मानते हैं उनके पास से होके जब उन्हें कुछ रास्ता नज़र नहीं आता फिर वो आपके पास आते हैं, फिर काउंसलिंग के लिए रुजू करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी हमारे पास लोग आ रहे होते हैं वो समझे वो हर तरह का इलाज करवा के आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आखिरी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन यानी कि आप रह जाते हैं फिर, मतलब
ठीक है, वो हमारे पास आके कहते हैं ठीक है हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम फला बाबा के पास चले गए, ये दम दरूद करवा लिया, ठीक है ये चीज़ें हम कर चुके, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम आपके पास आ गए, शायद यहाँ से शिफा मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब इतने मराहल से वो गुजर चुके होते हैं तो मर्ज़ जो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वो ऐसी स्टेज पे आ चुका होता है जहाँ पे उसको बहुत टाइम लगता है फिर हील होने में, ठीक है, ट्रीट होने में। अगर शुरू में ही लोग एटलीस्ट ठीक है, अगर आपके यहाँ एक्सेप्टेंस का इशू है तो एज एन कंसल्टेशन तो आप आ सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतने लोगों के पास जा ही रहे कंसल्ट करने तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर वो कौन सा पॉइंट होता है तैयबा कि एक आम आदमी को ये लगना शुरू हो जाए कि मुझे कंसल्टेशन के लिए आपके पास आना है, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? ज़रा आम से अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको कंसल्ट करना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्ट्रेसर्स से तो हम सब गुजर रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जहाँ हम परेशानी का शिकार होते हैं, लेकिन अगर हम ये नोटिस करने लगे कि बहुत अरसे तक ठीक है ये परेशानियाँ चली जा रही हैं, ठीक है, ये जो है एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, यानी पहले वो बहुत सोशल था अब वो लोगों से अलग रहने लगा है, पहले वो खुश नज़र आता था अब तो खुश नज़र आता ही नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, सुबह जाने का दिल नहीं चाहता काम पर या कुछ भी, तो इस तरह के जो बड़े चेंजेस आने लगते हैं जो लाइफ में चिड़चिड़ापन जो आ जाता है, तन्हाई का जब वो शिकार हो जाता है, तो आई थिंक इर्द गिर्द के लोगों को नोटिस चलना चाहिए था। ये बात बेहद तगु करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद थी, और ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप अगर इर्द गिर्द किसी भी ऐसे शख्स को देखें ना फराज, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नोटिस करें कि इसकी ज़िंदगी में ये तब्दीली क्यों आई है। तो आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। 2 दिन आपने करना ये है कि बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, एक और काम करना है, आज मैच है, भरपूर तैयारी करनी है, फुल तैयार होके, ऐसा मेरी तरह तैयार होकर नहीं, मतलब स्क्रीन वगैरह पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न रख के आपने देखना मैच, बहुत सारी दुआएं करने इंशाल्लाह। मंडे को बड़ी अच्छी खबर के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।